अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू हसन रिएक्ट्स। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त चैनल का नाम है उनके इंडियन। उन्होंने कहा था कि स्विफ्ट यूसी एवी जो है इंडिया का पहला जो एक स्टेल्थ ड्रोन है उसके ऊपर रिएक्ट करें, जो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने बनाया है। तो देखते हैं, पहले इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद फिर इस पे एनालिसिस करते हैं कि ये इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी और फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडिया की तरफ से जो कुछ ड्रोन्स हैं वो यहाँ पे शोकेस किए गए हैं बेंगलुरु में, जहाँ पे जो डीआरडीओ का स्विफ्ट है यानी कि स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड, वो भी यहाँ पे शो किया गया है, जहाँ पे इसके जो टैक्सी ट्रायल्स हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट कर ड्रोन लिए गए की हैं। शेप जो है तो वो यहाँ पे जो मॉडल है सिमिलर ही वो है यहाँ पे जैसे शोकेस किया बाकी के गया है। ड्रोन्स हैं। इस मॉडल में यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हो गए, साथ में नेविगेशन लाइट्स हो गए, लैंडिंग गियर्स हो गए, या सही। फिर जो रेडार एंटीनास हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से दिख रहे हैं। तो ये जो ओके। डिज़ाइन है ये यहाँ पे बनाया जा रहा है आने वाले जो घातक यूसीवी है उनको बेस करते हुए। तो जो घातक ठीक। यूसीवी होंगे वो इनसे कहीं ज़्यादा बड़े होंगे, साथ में ज़्यादा रेंज होने वाली है, और इसके अलावा जो ज़्यादा बॉम्ब्स हैं वो भी यहाँ पे कैरी कर रहे होंगे। बात करें इसके रेंज के बारे में तो यहाँ सही। पे इसकी जो रेंज है वो यहाँ पे 200 किलोमीटर के आसपास है, एंड्योरेंस जो है वो 1 आवर के आसपास है, साथ में इसका जो वेट है वो यहाँ पे 1000 किलोग्राम्स के आसपास है। वहीं पे घातक यूसीवी जो होंगे ठीक। वो यहाँ पे 13 टन के आसपास के यूएवी होंगे, जो कि यहाँ पे 2025 में ओके। उनकी आने की उम्मीद आप कह सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2030 के आसपास वो यहाँ पे पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएं। और हालांकि यहाँ पे जो ट्वेंटी डीआरडीओ स्विफ्ट है थर्टी वो भी तो इंडियन ये बहुत एयरफोर्स में ज़्यादा शामिल डिले किए होगा। जाएंगे। बहुत तो यहाँ ज़्यादा पे डिले होगा। इस वाले मॉडल में यहाँ पे इंटरनल वेपन बे है या फिर नहीं है, इसके बारे में कोई आई नो जानकारी नहीं है। इंडिजिनाइजेशन में लेकिन यहाँ बहुत पे जो ज़्यादा टाइम इसकी लगता है, लेकिन लेंथ दी गई है 2030 वो यहाँ पे बहुत 4 डिले है। मीटर के आसपास है, और यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो यहाँ पे 5 मीटर के आसपास दी गई है। सही। इसके अलावा यहाँ पे कौन सा पेलोड ले जाने में सक्षम है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आने वाले समय में इसके और मॉडल्स बनाए जाएंगे हो सकता है कि उनमें जो वेपन्स हैं वो यहाँ पे लगाए जाएं, क्योंकि अभी जो है वो टैक्सी ट्रायल्स कंप्लीट हुए हैं, इसके बाद फ्लाइट ट्रायल्स होंगे, साथ में और बड़े मॉडल्स बनाए जाएंगे जहाँ पे जो बॉम्ब्स और हैं इसके व्हील्स उनको जो यहाँ पे हैं कैरी उसकी किया जा लेंथ सकेगा। भी इसीलिए बड़ी साथ रखी में गई आप है इनके ताकि सर्पेलाइन जो इनटेक को भी देख सकते हो। एक किस्म के जो और बड़े इसके बीज अलावा होते हैं ये जो रशियन ड्रोन्स जहाज़ों हैं में वो यूज़ इन होते फ्यूचर हैं, में इंडियन जिस तरह के एयरफोर्स के हम सू साथ, 25 यानी को कि देखें जिस जो तरीके से अटैक रॉयल एयरक्राफ्ट विंगमैन है, है उस ताकि वो तरीके का इजीली काम जब करने वो में पूरी लैंड तरीके से करे तो सक्षम वो होंगे। उसके जो अब व्हील बात ही हैं कर वो लेते हैं शॉक जहाँ पे एब्जॉर्बर जो का काम दूसरा ड्रोन है अदा वो यहाँ पे करते शो हैं। किया गया है, जो कि आर्चर ड्रोन है, जहाँ के इसके टैक्सी ट्रायल्स जो हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हाई स्पीड और लो स्पीड जो टैक्सी ट्रायल्स होते हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए गए हैं। ओके। वहीं पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे रुस्तम 1.4 कहा जा रहा है, जहाँ पे जो रुस्तम 1 ड्रोन है उनसे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यहाँ पे बोरो की गई हैं, जहाँ पे इस ड्रोन में जो इंजन है वो यहाँ पे रशियन यूज़ किया जा रहा है, और इसके अलावा ओके। इसमें जो मिसाइल है वो यहाँ पे हेलिना यूज़ की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इसमें जो मिसाइल लगाई गई है वो एक डमी मिसाइल है, लेकिन इन फ्यूचर में जब इसके सारे टेस्ट, यानी कि जो टैक्सी टेस्ट हो गए, फ्लाइंग टेस्ट हो गए, बाकी के जो सेंसर्स हैं वो सारी चीज़ें परफेक्ट निकल के आती हैं, तो यहाँ पे जो वेपन्स के टेस्ट हैं वो भी यहाँ पे किए जाएंगे। तो हो सकता है इनमें 1 से 2 साल का समय जितना लगेगा, मुश्किल ड्रोन लेकिन बनाना ये है सारी उतना चीज़ें ही होने के मुश्किल इसके बाद ये जो वेपनरी ड्रोन है बनाना ये भी पूरी है। तरीके से अटैक करने में सक्षम होंगे, जहाँ लास्ट पे में जो हेलिना बताऊँ। मिसाइल है वो यहाँ पे 4 किलोमीटर तक किसी भी टैंक को यहाँ पे अटैक करने में सक्षम है। वहीं पे अगर ठीक। बात करें इस ड्रोन के बारे में तो इस ड्रोन की जो रेंज है वो यहाँ पे 200 किलोमीटर है, साथ में इसकी जो एंड्योरेंस है वो यहाँ पे 12 घंटे की बताई जा रही है। पॉसिबल है कि यहाँ पे 10+ बताए जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये 12 घंटे भी हो सकती है। तो क्योंकि ये ड्रोन काफ़ी छोटे हैं तो यहाँ पे अभी जो 2 मिसाइल्स हैं वो यहाँ पे लगाई जाएंगी, लेकिन इन फ्यूचर में जब इसके सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे जो डुअल ओके। पायलट इस है वो ड्रोन ऐड की किया जाए, शेप जहाँ जो पे है जो वो 4 मिसाइल्स हैं वो यहाँ बिल्कुल पे कैरी करने में तकरीबन सक्षम होगा। और मोर यहाँ और तक कि लेस ये भी हो सकता है 70% कि एयर टू एयर सिमिलर है मिसाइल जिस जो तरह है वो भी यहाँ पाकिस्तान पे का भी कैरी एक की जा ड्रोन है। सकती हैं। मैं एंड में तो इस आपको तरीके के जो बताऊंगा ड्रोन्स हैं उसका इनको लार्ज नेम भी। नंबर में बनाकर यूज़ बिल्कुल करना वो वो पाकिस्तान का एक भी ड्रोन अच्छी बिल्कुल बात सेम रहेगी ऐसे ही इंडियन है। एयरफोर्स के लिए, जहाँ पे जो बालाकोट जैसे मिशंस हो गए इन सभी को ईजिली परफॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा जो रिकॉनेसेंस है, चाहे टारगेटिंग हो गई, इन सभी चीज़ों में चाहे इंटेलिजेंस गैदर करना हुआ, तो ये सारी चीज़ें भी ये जो ड्रोन है वो करने में सक्षम होंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है इन सभी चीज़ों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ में इस ओके। वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। ओके। ओके। तो अब एनालिसिस इसका करते हैं। जो फर्स्ट ड्रोन बताया गया है जिसको अभी जो प्रोटोटाइप ही है डीआरडीओ का, लेकिन बाद में घातक में ये कन्वर्ट होगा और वो इससे ज़्यादा बड़े साइज़ में होगा।
तो प्रोटोटाइप के लिहाज से तो बिल्कुल ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया इसके बड़े व्हील इसलिए हैं ताकि वो जो व्हील ही हैं वो शॉक एब्ज़ॉर्बर का काम अदा करते हैं। बहुत सारे रशियन जो जहाज़ों में ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। बाकी इस हवाले से इंजन्स का कोई ख़ास बताया नहीं गया, पेलोड का भी बता रहे हैं कि डेवलप करेंगे। इसी तरह के सेम इसी शेप के बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं वो मार्केट में पहले अवेलेबल हैं। अगर मैं चाइना की बात करूँ तो GH-11 है। ईरान ईरान ने जो है RQ-170 अमेरिका का एक ऐसा ड्रोन था जो ईरान ने शॉट डाउन किया, इवन लैंड करवाया या जो भी किया, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमने हैक भी किया है ड्रोन को, ड्रोन खुद लैंड हुआ है वगैरह वगैरह। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ईरान ने भी उसी तरह का अपना भी एक ड्रोन बना लिया जिसका नाम रखा है सैगा। ये मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, सैगा 2 के नाम से, जिसका नाम मेरे ख्याल है थंडरबोल्ट है। इंग्लिश में थंडरबोल्ट जिस चीज़ को कहते हैं, क्योंकि ये फ़ारसी में वर्ड होगा, तो ये उनका ड्रोन है। इसके अलावा मैंने पाकिस्तान का जो लास्ट में आपको वीडियो में मैंने बताया था कि इसकी शेप बिल्कुल मुझे एक पाकिस्तानी ड्रोन की लगती है, तो बुराक है पाकिस्तान का ड्रोन, जो नेस्कॉम ने बनाया है। वो ड्रोन मुझे इसकी शेप जो आपके जो नेक्स्ट वाला ड्रोन था, इसकी शेप बिल्कुल पाकिस्तान के ड्रोन जैसी लगी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉपी किया या जो भी किया, कॉपी ड्रोन्स में कॉपी वगैरह कुछ नहीं होता। सारे मुल्क एक दूसरे को देखकर ही चीज़ें बनाते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि मुझे इसकी शेप बिल्कुल वैसी लगी है, क्योंकि वो ड्रोन भी छोटा ड्रोन है और वो भी 2 मिसाइल्स जो है लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स कैरी करता है। अब लेज़र गाइडेड बॉम्ब को बनाना बहुत मुश्किल होता है। शुरू में ये बॉम्ब्स जो थे, जब अमेरिका प्रेडेटर अपना यूज़ कर रहा था, ड्रोन जो था, उसमें कुछ मुल्कों को, जिस तरह के इवन के इंडिया के साथ भी जब पहले बातचीत चल रही थी, तो उसके अंदर ये था कि सिर्फ रिकॉनेसेंस के लिए आपको जहाज़ दिए जाएंगे लेकिन अटैक के लिए नहीं दिए जा सकते। शुरू में ये बात चल रही थी इंडिया के साथ, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, आप अब हम इसके साथ आपको मिसाइल सिस्टम भी देंगे, और अभी इंडिया के साथ डील भी उनकी ब्रेक थ्रू हुआ है। डील के अंदर के 30 जो होंगे प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। 10 फॉर आर्मी, 10 फॉर नेवी, 10 फॉर एयरफोर्स, जो कि एक बहुत अच्छा ड्रोन है। लेकिन अब इतना ज़्यादा कंपटीशन आ गया है मार्केट के अंदर, स्पेशली चाइना जब से आया है मार्केट में, कि जो ड्रोन आपको $3 मिलियन का मिल रहा था आज से 5 साल पहले अमेरिका का, वो आपको सिर्फ $1 मिलियन में चाइना का मिल जाएगा। क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, ये डिपेंड करता है कि ये ड्रोन कितनी दफ़ा जो है वार टाइम में यूज़ हुआ है। तो जितनी दफ़ा मेरा मेरा मैंने जितना पढ़ा है और जितना मेरा एनालिसिस है का जो पूरी जो बेस है, उस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितना अमेरिका ने ड्रोन यूज़ किया है अपना प्रेडेटर, शायद उसका 60% चाइना ने भी अपना ड्रोन यूज़ किया है वॉर टाइम में। कहाँ पे? चाइना ने अपने ड्रोन्स यूएई को दिए, यूएई ने वो ड्रोन्स लीबिया को दिए, और लीबिया ने वो लीबिया की जो जनरल हफ्तार का नाम है, उनको दिए, जो एक रिजीम है वहाँ पे, और उन्होंने जो है वो ड्रोन यूज़ किए वहाँ पे। यूएई ने ड्रोन्स यूज़ किए यमन में हूथी रेबल्स के खिलाफ। तो अब यही जो ड्रोन्स हैं ये यूज़ हो रहे हैं। एक मेन चीज़ ये है कि ड्रोन अगर चीप हो और उसको उड़ा भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेरिका का जो प्रेडेटर ड्रोन है वो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर एक ड्रोन भी गिरता है, कोई हैंड हेल्ड बैटरी के ज़रिए आपका ड्रोन जो है उड़ा देता है, जैसे कि बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम है जो स्टिंगर मिसाइल्स जो हैं, अगर वो उड़ा देते हैं आपके ड्रोन को, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन जितना ड्रोन सस्ता होगा उतना अच्छा भी होना चाहिए उसे। तो ये कंस्ट्रेंट्स रहते हैं हर चीज़ में। लेकिन अगर डीआरडीओ जो है ये बना रहा है, मैं ये कह रहा था आपको कि 2030 ये बहुत ज़्यादा डिले का टाइम है। उसकी रीज़न ये है कि 2030 में अगर हम चले जाएँ, रशिया ने भी यही ड्रोन बनाया होगा, अमेरिका के पास ऑलरेडी मौजूद है। रशिया ने भी टेस्ट वगैरह कर रहा है अभी रशिया, चाइना भी टेस्ट कर रहा है। 2021 में जो उनका एयर शो हुआ था उसके अंदर उन्होंने अनवील किया कि ये हमारे पास भी जो है ये ड्रोन एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो हैं आपके सामने ईरान का मैंने आपको बताया, तो ईरान भी यूज़ कर रहा है। तो 2030 मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा डिले टाइम है। अगर बहुत हद हुई तो डीआरडी को 2025 के अंदर लाज़मी ये मार्केट में लेकर आ जाना चाहिए हर हाल में। ये मेरा एनालिसिस है। अब
जैसे इन्होंने इस वीडियो में बताया कि जो सेकंड ड्रोन है वो बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी यूज़ हो सकता है एंड वेरी मच मोर थिंग्स। तो जो ड्रोन्स हैं वो यूज़ हो सकते हैं, ठीक? इस तरह की स्ट्राइक्स में अब वो स्ट्राइक थी, नहीं थी, कोई पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया भी अगले दिन वहाँ पे पहुँच चुका था और कुछ मिला तो नहीं। अगेन फेक मैसेजेस भी आए थे इंडिया के अंदर, आपको याद होगा। तो उस बात को अभी साइड पे करें, मेन बात पे ये आते हैं कि क्या क्या कि पाकिस्तान की टेरिटरी में आ सकते हैं ड्रोन्स? तो बिल्कुल आ सकते हैं ड्रोन्स पाकिस्तान की टेरिटरी में, लेकिन वहाँ पे फिर कंपटीशन ये होगा कि वो ड्रोन का साइज़ कितना छोटा है, क्या वो ड्रोन स्टेल्थ हैं कि नहीं हैं, क्या उनके अंदर जो रडार बीम्स को, जो रडार रेज़ को एब्ज़ॉर्ब करने का पेंट जो है, एक स्पेशल पेंट होता है, क्या वो यूज़ हुआ है उसके अंदर कि नहीं हुआ? तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं। जितना बड़ा ड्रोन होगा उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स उतने ही बड़े रडार के ऊपर आते हैं और इसीलिए ये ईज़ी भी होगा उसको डिटेक्ट करना। जितना ड्रोन छोटा होगा उतना ही मुश्किल होता है उसे डिटेक्ट करना। अगेन अगर इंडिया ये चीज़ें इंडक्ट करता है तो ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान तो चुप नहीं रहेगा, पाकिस्तान उसको काउंटर करने की कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाएगा। अब ये स्ट्रैटेजी है, ये बिल्कुल नेचुरल होती है। मतलब कि नेचुरल से मुराद ये है कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम चाइना के साथ चल रहा है, इवन अमेरिका के साथ भी चल रहा है, इंडिया का अगर चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करें, तो उसको काउंटर करने की तैयारी अगला मुल्क लाज़मी करेगा। जिस तरह इंडिया इस वक़्त चाइना को काउंटर करने की तैयारी कुछ ना कुछ कर रहा होगा। पीस टाइम में प्लान्स बन रहे होंगे, तो पाकिस्तान भी इसी तरह पीस टाइम में प्लान बना रहा होगा। अभी इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं हथियार वो इम्पोर्ट भी किए हैं जिसमें S-400 है। अब उसको कैसे काउंटर करना है वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि किस क्या-क्या काउंटर टेक्निक्स यूज़ हो सकती है। लेकिन इन ड्रोन्स को काउंटर करने की जो सबसे बड़ी टेक्नीक है, मेरे नज़दीक वो ये है कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जस्ट लाइक S-400 जो डिटेक्ट कर सके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी, क्योंकि S-400 को आप स्टेल्थ बस्टर भी कहते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि वो ड्रोन किस कैटेगरी में आता है। अगर वो ड्रोन स्टेल्थ होगा तो याद रखें उसको डिटेक्ट करना उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्टेल्थ रडार में नहीं आता, स्टेल्थ रडार में आता है, सिर्फ रेंज थोड़ी-सी कम हो जाती है उसको डिटेक्ट करने की। अगर ईरान जैसा मुल्क अमेरिका के ड्रोन को हैक कर सकता है, जो उनका मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन था और उसको लैंड करवा सकता है, तो मेरा ख़्याल है कि बाकी बहुत सारे मुल्कों के पास भी ये टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि ईरान खुद से ये टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता जब तक उसकी या तो कोई हेल्प ना करे या फिर ईरान इल्लीगली उस चीज़ को इम्पोर्ट ना करे, क्योंकि ईरान पे तो सैंक्शंस लगी हुई हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अपने मुल्क पाकिस्तान की, तो मेरा ख़्याल है कि एयर डिफेंस के मामले में पाकिस्तान को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जो घातक के आने से पहले-पहले जो पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग करेगा, पाकिस्तान इसके अलावा अपनी इंटेलिजेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस अगर आपके पास है, तो बेशक आपके पास 100 ड्रोन्स भी हों, लेकिन अगर आपके पास एक क्रेडिबल इंटेलिजेंस है रिलेटेड टू योर ड्रोन्स, योर एवरीथिंग, तो अपर हैंड होता है। बहुत सारी चीज़ें 27 फरवरी को भी हमने देखी जब अभिनंदन का एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किया गया। उसके बाद जो डिटेल्स आई वो मैं आपके तकरीबन कुछ महीनों के बाद मैं डिस्कस करूँगा जब ज़्यादा सारे ज़रा व्यूज़ हो जाएँ, ताकि उसको फिर उसकी प्लानिंग तैयारी मैं बताऊँगा कि कैसे की गई, कब की गई, किस तरह बनाया गया प्लान वग़ैरह, जो भी है। उसी तरह आपने 25 फरवरी का भी कोई ना कोई प्लान बनाया होगा, लेकिन उसकी क्या रीज़न्स थी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है 25 फरवरी को भी। लेकिन फिर अगेन बात कहीं और निकल जाएगी, उसको साइड पे करें। मेन चीज़ है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है इस वक़्त वॉर का सारा एनवायरनमेंट चेंज कर रही है। पहले वॉर होती थी, अगर एयर वॉर अगर कोई होती थी, जैसे हमने वियतनाम में देखी, तो वो डॉग फाइट की शेप में होती थी। वियतनाम वॉर ही में नई टेक्नोलॉजीज़ आईं, नए इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल्स आए और गन्स को ख़त्म कर दिया गया कि गन्स की तो अब ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन बाद में पता चला कि गन्स की ज़रूरत भी होगी, तो F-4 फैंटम के अंदर वो जहाज़ लगाए गए। इसी तरह अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, इंडिया के पास है, पूरी दुनिया के पास आ गई है, तो उसको काउंटर करने की भी कोई स्ट्रैटेजी लाज़मी आएगी, इवन आ चुकी है।
अगर हम S-400 की बात करें, अगर हम न्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की बात करें जो बहुत सारे मुल्कों के पास है, इवन पाकिस्तान के पास भी है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट। फ़ैल्कन एक जहाज़ है जिसकी मैं पिक्चर्स अभी ही इसी वीडियो में शेयर कर दूँगा। यही 27 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ़्ट यूज़ किया गया था। तो इसी तरह की जो सरप्राइज़ेज़ हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के पास मौजूद होते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। पैसा बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि 2030 थोड़ा-सा डिले टाइम है। 2025 हो जाएगा तो वेल एंड गुड हो जाएगा। इसके अलावा अगर इंडिया 2025 से पहले, जैसा कि कुछ मुल्क होते हैं, जैसा कि अमेरिका होता है, अगर कोई भी अपनी प्रोडक्ट, डिफेंस प्रोडक्ट बना रहा है, तो लॉन्च करने से पहले ही उसके पास ऑर्डर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर इंडिया के पास लॉन्च करने से पहले कोई ऑर्डर आ जाते हैं, बेशक वो फ़िलीपींस से हों, बेशक वो मलेशिया से हों या कोई ऐसी कंट्री से हों जो चाइना के ख़िलाफ़ हैं, तो या वियतनाम जैसे कि आप ले लें, तो इंडिया के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल आ जाएगा। फिर सिर्फ़ जो प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आएगी इसके वेपनरी सिस्टम भी साथ-साथ प्रोड्यूस करना है, फिर इसकी कॉस्ट के थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं, फिर इसके ये आएगा कि सप्लाई टाइम और सप्लाई मैनेजमेंट वग़ैरह के जो इश्यूज़ होंगे वो। लेकिन मेन चीज़ है कि अच्छा इनिशिएटिव है, ये लेना चाहिए था और ये बिल्कुल टाइम पे लिया गया है। बस सिर्फ़ इसकी प्रोडक्शन में अगर टाइम कम लग जाए, तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा ये ख़्याल है कि इंडियन मिलिट्री के ज़्यादा क्लोज़ टाइज़ हैं रशिया के साथ। तो अगर रशिया से इंडिया हेल्प ले इस मामले में, तो शायद थोड़ा-सा टाइम कट ऑफ हो सकता है। अगेन अब रशिया ये चीज़ें शेयर करता है, इंडिया के साथ नहीं करता, ये अब उसकी मर्ज़ी पे और डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें जो ये बाहर कभी भी नहीं आएँगी। लेकिन अभी तक वेपन नहीं बने, अभी तक घातक नहीं बना, अभी सिर्फ़ प्रोटोटाइप बना है। जब घातक बनेगा तो उसके ट्रायल्स होंगे, उसके बाद उसके वेपनरी, एवियोनिक्स के टेस्ट वग़ैरह होंगे और भी चीज़ें होंगी, तो उसमें टाइम तो लगेगा। लेकिन मेरे ख़्याल से 2025 बेहतर है 2030 से। इसी तरह तेजाज़ एयरक्राफ़्ट की बात करूँ जो मेरा मेरे ख़्याल से अभी तक अच्छा एयरक्राफ़्ट मेरा फ़ेवरेट भी जा रहा है। उसकी मैं बात करूँ तो उसकी भी प्रोडक्शन के मसाइल हैं। जैसे कि आप ही ने बताया था, जिन्होंने वीडियो सजेस्ट की थी उन्होंने ये मुझे बात बताई थी और मुझे पता भी है, लेकिन अच्छा है कि आपने इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा किया। डिमांड एंड सप्लाई में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इसी को काउंटर करना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। पाकिस्तान के बारे में आप जो मर्ज़ी राय रखते हों, हर बंदे की अपनी राय होती है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी प्रोडक्शन के मामले में JF-17 की जो प्रोडक्शन के मामले में कोई डिले नहीं किया अभी तक। 100 प्लस एयरक्राफ्ट JF-17 यूज़ हो रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वाड्रंस के अंदर। चाइना से इतनी चीज़ें नहीं आती जितना पाकिस्तान कामरा एयरबेस में खुद बनाता है चीज़ें। वो जब हम वीडियो बनाएँगे उसके बारे में मैं आपको सारा समझाऊँगा कि कामरा में किस तरह से बन रहा है। JF-17 तो अभी बनना शुरू हुआ है। कामरा एयरबेस में मिराज एयरक्राफ्ट जो है, मिराज 3, मिराज 5, वो शुरू से ही ओवरहॉलिंग हो रही है। ओवरहॉलिंग वो जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू ओवरहॉलिंग होती है, जिसमें पूरा जहाज़ जो है वो डिसअसेंबल्ड होके फिर दोबारा असेंबल्ड होता है। तो कामरा एयरबेस जो है पाकिस्तान की 1950s के दौर से जो है ये काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई डिले नहीं किया पाकिस्तान ने। अगर इंडिया की बात करूँ तो ये डिले के जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये इंडिया सॉल्व कर लेता है, तो सबसे पहले इंडिया जो है, बेशक वो ड्रोन्स हों, तेजाज़ हों, कोई और भी हों, सबसे पहले इंडिया जो है वो अपने जो स्क्वाड्रन्स है उसको कंप्लीट करेगा, जिस पाकिस्तान ने किया। उसके बाद वो ध्यान देगा बाहर के जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं। लेकिन अगर एक्सपोर्ट के ऑर्डर इंडिया को पहले मिल जाते हैं तो ये एक बूस्ट भी करेगा इंडिया की इकॉनमी को, साथ ही साथ ये इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि वो जो घातक बनेगा, वो बनेगा कब, उसकी रेंज क्या होगी, तो ये स्पेसिफिकेशंस जो हैं ये बाद में आएँगी। लेकिन अब इसको काउंटर कैसे किया जाएगा, क्या-क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आगे आएँगी, उसको भी इंडिया लाज़मी अपने ध्यान में रखेगा। इंडियन एयर फ़ोर्स का सबसे बड़ा कमाल जो मुझे अच्छा लगा वो ये है कि इंडिया ने Su-30 MKI के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भी इंक्लूड किया है। पहले तो था, लेकिन जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट होता है उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट लाज़मी होता है जो उसकी टेल के ऊपर माउंट किया जाता है। लेकिन इंडिया ने जो टिप्स हैं Su-30 MKI की, उसके अंदर इस चीज़ को इंक्लूड किया, जो हम बड़े-बड़े जहाज़ों में देखते हैं। चाइना ने भी किया, रशिया ने भी किया, लेकिन पाकिस्तान के पास फ़िलहाल ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इस तरीके से है कि हमें पॉड में ये लगाने पड़ते हैं। मतलब कि जो पॉड्स होते हैं नीचे, एयरक्राफ्ट के नीचे जो पॉड्स होते हैं, उसमें हमें ये लगाने पड़ते हैं। तो
अगेन वापस वीडियो पे आते हैं तो बहुत अच्छा ड्रोन है। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी भी होगी, सारा कुछ होगा। इंडिया हेल्प ले सकता है ईरान से, रशिया से अगर चाहे, क्लोज अलाइज हैं। इसके अलावा 2025 में करें, मेरे लिहाज से ये बेहतर है। तो गुड लक। डीआरडीओ तो वैसे भी मेरी फेवरेट है। आई बिलीव कि डीआरडीओ जो है वो आम जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये इनिशिएटिव दे कि वो इंक्लूड करें अपनी कोई भी, जो भी, जिस तरह अमेरिका की जो थी, अमेरिका का है डार्पा, उसके अंदर का जो स्टूडेंट नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आता है वो उसको इंक्लूड करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे नेस्कॉम है, तो नेस्कॉम जो है वो उन इंजीनियर्स को, टॉप इंजीनियर्स को लेती है जो उनके मेरिट पे उतरते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं देसी लैंग्वेज के अंदर जो बिल्कुल ही पढ़ाकू बच्चे होते हैं, नेस्कॉम उनको उठाती है। गोल्ड मेडलिस्ट ये हालांकि ये प्रूव हो चुका है कि गोल्ड मेडलिस्ट जितना भी ऊंचा उड़ जाएगा वो उतना नहीं ऊंचा उड़ सकता जितना वो जो नीचे वाला बंदा होगा उसका दिमाग इतना तेज़ चल सकता है, जिसके नंबर शायद 70% भी हों। तो हर गवर्नमेंट की अपनी स्ट्रेटजीज़ है। मुझे डीआरडीओ का नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि डीआरडीओ जो है, मैं एक्सपो पे भी गया था दुबई में, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी डीआरडीओ की, स्पेशली डीआरडीओ की सैटेलाइट्स वगैरह जो थी, उन सारों को देखा। वो वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन बाद में, अभी इनिशियल वीडियोस के अंदर बस सिर्फ एनालिसिस देना है। तो डीआरडीओ जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडिजनाइजेशन में। इंडिया अगर अपना डिफेंस का सारा जो इंडक्शन है उसको अगर 60 से 70% भी कर देता है तो ये इंडिया की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इंडिया इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट जो है वो इम्पोर्टर रह चुका है, और है भी मेरा ख्याल है। मैंने अभी स्टैटिस्टिक्स नहीं देखे नए, लेकिन इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर था आफ्टर सऊदी अरेबिया। सो अगेन दिस इज़ माई एनालिसिस। इसके अंदर गलतियाँ भी हो सकती हैं, इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको वो एनालिसिस दिया है जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और मैं जितना इंडियन मिलिट्री के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, मैं उस चीज़ों को नज़र में रख कर ये बातें कर रहा हूँ, ताकि ये जिस तरह की हो गया कि 2025 में आना चाहिए, 2030 लेट हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। गुड लक। देखते हैं फिर जब ये लॉन्च होगा, जो घातक है वो जब लॉन्च होगा, उसके लॉन्च होने के बाद कितना टाइम लगेगा वो पे डिपेंड करता है कि क्या हिसाब किताब होगा उसका। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जो इंडियन एक चैनल है जिन्होंने मुझे सजेस्ट किए हैं वीडियोस, पहले उनके ऊपर हम रिएक्शन देंगे, उसके बाद फिर दूसरी वीडियोस पे आते हैं जो दूसरे लोगों ने रिकमेंड की हैं। तो आप इसी तरह कमेंट में मुझे रिकमेंड करें ताकि मैं और भी डिफरेंट चीज़ें जो हैं उस पर मैं एनालिसिस दे सकूँ, और मेरी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो रहा है बहुत बहुत। सो थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।